नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री बालाजी एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था ह्यूमन का जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने उसे ढंग से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस तरीके से हम सांस लेते हैं, किस तरीके से हम सांस छोड़ते हैं और क्या प्रोसीजर होती है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.4। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है? जनरली हमने पहले भी क्लास में देखा हुआ है कि लाइम वाटर मतलब चूने का जो पत्थर होता है उसको पानी में गीला कर लिया जाए, पानी में भिगो लिया जाए और काफ़ी समय तक, जब तक उसके अंदर से गर्मी है वो निकल ना जाए तब तक उसे पड़ा रहने दें। और उसके बाद जो आपका पानी बनता है उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। और इसमें आपको क्या करना है? फूंक मारनी है, जो एयर का ब्लो करना है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। यूज अ syringe or पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। ठीक है, वॉट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। ठीक है, अब करना क्या है? एक टेस्ट ट्यूब आपने ली, टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर लिया और उसके अंदर फिर फूंक मारना है और देखना है कि कितनी देर बाद वो जो है मिल्की होता है। मिल्की मतलब एकदम वाइट हो जाएगा हल्का। अब क्यों वाइट होता है? उसका कारण ये होता है कि जब भी लाइम वाटर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के साथ दिखना लगता है। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि जैसे कोई चूने की अगर निपाई करी जाती है, चूने का जो कलर किया जाता है, तो जब किया जाता था वो उतना डल कलर होता है, लेकिन जैसे ही 1 या 2 दिन के बाद आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। उसके पीछे का कारण यही होता है कि 1 या 2 दिन बाद उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एनवायरनमेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है और आपको काफ़ी ब्राइट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। लाइम वाटर के अंदर अगर आप हवा भरोगे या फिर हवा फूंक मारोगे तो क्या हो जाएगा? हमारे ब्रीद आउट जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस लाइम वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और वो और ज़्यादा मिल्की हो जाएगा। जब सिरिंज से आप करोगे तो सिरिंज में भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जो हवा भरी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो मिलकर उसे मिल्की बना देगा। Take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this, and take this mixture in a test tube fitted with one hole cork. Fit the cork with a bent glass tube and dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. What changes over? मतलब वही जो lime water का एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब आते हैं सीधा मेन टॉपिक पर। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, अमीबा से लेके हमने ह्यूमन तक हमने पढ़ा है कि किस तरीके से उनका न्यूट्रिशन जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है उसको लिया जाता है, जो कि किस काम में आता है? हमारे जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो हमारे जो डेली काम है उनको कंप्लीट करते हैं। Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. ठीक है, जो हर इंसान जो होता है, हर तरह का जानवर या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं या फिर एक तरीके से अलग अलग तरीके से अपना फूड बनाते हैं, एनर्जी इनटेक करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एनिमल्स, और हमारी बात कर ली जाए तो हम इस तरीके से हमारा जो प्रोसीजर वो कंप्लीट करते हैं कि जो हमें ऑक्सीजन मिलता है उसके थ्रू हम उस ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम आता है वो यही आता है कि आपको किसी भी तरीके से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है।
क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे तभी वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसलिए सबसे पहला काम क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। अब उसको 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ग्लूकोज का पिछले क्लास में या फिर इसी क्लास में हमने जो ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर वो फॉर्मूला वापस से रिकॉल करोगे तो वो क्या है, C6H12O6, C6H12O6। तो ये उसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। तो उसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6, इसलिए उसे कहा जाता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। A 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से याद रखिएगा कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक किया जाता है और उसे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन 3 है उसे क्या कहा जाता है, पाइरुवेट कहा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है, इसलिए इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। 3 कार्बन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पाइरुवेट कहा जाता है। This process takes place in the cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, यहाँ पर होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ये जो बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम कहते हैं पाइरुवेट। इसी को हम क्या कहते हैं, पाइरुवेट, सॉरी साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहीं पर ये प्रोसीजर होती है जो अभी हमने देखी। ठीक है, तो अब दूसरा कि पाइरुवेट जो होता है फर्दर ब्रेक होता है और वो क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है। ठीक है, वो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CO2। इथेनॉल का क्या है, C2H6। ठीक है, तो इथेनॉल में क्या है, C2 मतलब कार्बन की 2 मॉलिक्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के मॉलिक्यूल क्या है, CO2 मतलब कार्बन का 1 मॉलिक्यूल। मतलब पहले कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। पहले शुरुआत में अगर हमने देखा तब कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। उसमें से वो बना कितने कार्बन, 3 कार्बन, जिसको हमने क्या कहा, पाइरुवेट। पाइरुवेट की प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। अब उसमें से फिर अगेन ब्रेक हुआ और एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना और एक कार्बन मॉलिक्यूल बना। इसको हम कहते हैं इथेनॉल। क्या कहेंगे, इथेनॉल। और इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। ठीक है, वापस से रिमाइंड करा रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, इथेनॉल, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था जिसे हमने क्या कहा, ग्लूकोज का। उसको फिर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में हमने ब्रेक किया जिसको हमने क्या नाम दिया, पाइरुवेट नाम दिया। उसको फिर 2 तरीके से ब्रेक किया गया, जिसमें पहला पार्ट था जिसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल थे जिसे इथेनॉल नाम दिया गया, और उसके बाद 1 कार्बन मॉलिक्यूल और बचा जिसे हमने क्या नाम दिया, कार्बन डाइऑक्साइड नाम दिया। तो इस तरीके से कार्बन ब्रेक होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, और यही फर्मेंटेशन के अंदर भी होता है। फर्मेंटेशन मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को सड़ाना। ठीक है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक, ठीक है, मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो पाइरुवेट होता है उसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और कहाँ होता है, मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया सेल का ही एक पार्ट होता है। दिस This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide.
ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो पायरुवेट है उसको ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको बताया दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। ठीक है, एरोबिक मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। The release of energy in these aerobic rest process is a lot greater than in the anaerobic प्रोसेस। ठीक है, और एरोबिक प्रोसेस में जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो काम होता है, उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाली एनर्जी से काफी ज्यादा होती है। मतलब ऑक्सीजन जहां पर होगा वहां पर एनर्जी भी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन जहां पर नहीं होगा वहां ऑक्सीजन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Sometimes, when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here, the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscle during sudden activity causes cramps. आपने कई बार कसरत करी होगी, बहुत ज़्यादा हैवी कसरत कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम रनिंग कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली वो पेन होता क्यों, या फिर आप रनिंग करते हो तब हाफ क्यों जाते हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बॉडी में पेन किस वजह से स्टार्ट होता है। या फिर अगर आपने कभी डिप्स किए हो, पुशअप्स अगर आप करते हो तो पुशअप्स करने के बाद ये हाथ के जो कंधे होते हैं ना बहुत एक तरीके से जकड़ जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जब जनरली क्या होता है कि जितनी हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हमें एनर्जी चाहिए उतनी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कैसी चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन जब हम, क्योंकि हमारे पास नाक तो उतना ही है ना, नाक तो बहुत बड़ा नहीं है हमारे पास, ये नाक की तो फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं कि हम उसको बढ़ा लें और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जब जरूरत पड़े तब हम ले लें। तब वैसी कंडीशन जब हम रनिंग कर रहे होते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन अब हमारे पास ऑक्सीजन इनटेक करने का ऑप्शन तो लिमिटेड है। तो वैसी कंडीशन में जब ऑक्सीजन हमें नहीं पहुंच पाता, सडन जितना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता, तो बॉडी क्या करती है, उसी पायरुवेट को जो कि 3-कार्बन मॉलिक्यूल था उसको किस में ब्रेक करती है, लैक्टिक एसिड में ब्रेक करती है। कौन से एसिड में, लैक्टिक एसिड में ब्रेक करती है, जो कि वो अगेन क्या है, 3-कार्बन मॉलिक्यूल ही है। लेकिन लैक्टिक एसिड ब्रेक करने की वजह से क्या होता है कि एनर्जी आपको मिल जाती है और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिल जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपको मिल जाती है। लेकिन क्योंकि वो एसिड है तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो जनरेट होगा ही, और यही वजह होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करते हैं तब हमें बॉडी में पेन होता है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी एक सेकेंड ऑप्शन ढूंढती है जिसमें पायरुवेट को वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लेती है, और उसी की वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है। तो किस तरीके से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो अभी जो हमने, कहने का मतलब अभी जो हमने पढ़ा, जितना भी हमने पढ़ा वो पूरा का पूरा इस डायग्राम में दिया गया। ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को अगर आप ढंग से समझ गए तो इसका मीनिंग कि आप ये जितना भी समझाया गया है उसको पूरा समझ लोगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखो, ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन थे। कहाँ पर ये प्रोसेस होती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। उसको कन्वर्ट किया गया पायरुवेट में, किसमें, पायरुवेट में, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब उसका पहला जो पार्ट है, पहला जो पार्ट है उसका वो क्या है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कहाँ, ईस्ट में होता है। वो क्या बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को रिलीज करेगा। इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, जो भी हमने पढ़ा उसी को हमने यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, 1 कार्बन मॉलिक्यूल, और एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है। पहला एनर्जी जनरेट करने का, पायरुवेट से एनर्जी जनरेट करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जब ऑक्सीजन जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या करेगा वो, लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड अगेन क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और एनर्जी को रिलीज करेगा। ये हमारे बॉडी में होता है, लेकिन ये टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि परमानेंट होगा तो आप सोचो कितना दर्द होगा, इसलिए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगा तब क्या होगा, हमारे मसल सेल जो होंगे वो क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे।
तीसरा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। और इसका जो केमिकल इक्वेशन है वो आप पिछले इक्वेशन में पढ़ा चुका हूँ, इसी चैप्टर में पीछे के 2 या 3 वीडियो छोड़कर अगर देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 तरीके होते हैं और तीनों ही तरीके यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. ठीक है, and in these process ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? ये जो हमने एनर्जी जनरेट करी, जो भी एनर्जी जनरेट हुई सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, वो क्या होता है? फिर एटीपी के फॉर्म में जनरेट होता है। एटीपी, ठीक है, एटीपी एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे ग्लूकोज होता है, आप खाने से भी ग्लूकोज लेते हो, उससे जो भी खाना खाया आपने वो फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज फिर बाद में बॉडी में जाकर एनर्जी में जनरेट होता है। तो जिस तरीके से, और जब कभी हम न करें नारायण बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है? ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। मतलब जो ग्लूकोज हमारे बॉडी ने, अब वो क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। अब वीकनेस इतनी है कि हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है? बाहर से ही बना बनाया ग्लूकोज हमें चढ़ाता है ताकि वो बॉडी के अंदर जाए और सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वैसा ही किया जाता है। तो ये जो एटीपी है वो क्या हो रहा है? सीधा एकदम फाइनली एनर्जी के फॉर्म में ही है, जहां जाएगा वहां पर वो अपनी एनर्जी छोड़ देगा और वहां काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एटीपी के फॉर्म में ग्लूकोज जो होते हैं स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब एटीपी होता क्या देखते हैं। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। एनर्जी करेंसी है, मतलब एक तरीके से एनर्जी का पैकेट है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एडीपी एडेनोसाइट डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मतलब जिसके अंदर 2 फॉस्फेट होते हैं। कितने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट होते हैं। उसके अंदर अगर एक फॉस्फेट और मिला दिया जाए, फॉस्फेट का एक एटम और मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएंगे? ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे। और उसी को कहा जाता है एटीपी। ठीक है, और ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट को गेन करने वाली। Endothermic process is a cell then use this ATP to drive the reactions. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule mole is released. ठीक है, इतना एनर्जी जो है रिलीज किया जाता है। Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses, and many other activities. मतलब जो आपकी एनर्जी है वो अलग अलग जगह पर यूज आती है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। एरोबिक और एनारोबिक का मतलब क्या होता है? एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिस इक्वेशन में या फिर जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जिस मतलब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे? एनारोबिक। ठीक है, pathway depends on oxygen. Aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. ठीक है, they can go into. अब जो हमने देखा कि जो ये हो रहा है, आपका प्रोसेस हो रहा है कि क्या नाम है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें आपको क्या चाहिए होता है? उसके अंदर आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है। ठीक है, हमने स्टोमाटा के फॉर्म में भी देखा है कि ऑक्सीजन जो होता है वो इनटेक जो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant. At night, when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide elimination is the major exchange activity going on. During the day, carbon dioxide generated during respiration is used for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release in the major event at time.
डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसमें हल्का सा जैसे नील होता है ना, नील, वो आपने नहीं, उजाला 4 बूंदों वाला, या फिर आपके घर में कोई पेन है तो पेन की जो इंक होती है, उस इंक को उस पानी में आप डाल दो, आप देखोगे वो पानी में पूरी तरीके से फैल जाएगा, धीरे 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 करके फैल जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। जब नाइट टाइम होता है, जैसे नाइट का जब समय होता है, तब जनरली होता क्या है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और जब दिन का समय होता है तब क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट प्लांट की है। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. ठीक है, अब जनरली ये होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, जब हम टेरेस्ट्रियल एलिमेंट, जो जमीन पर रहने वाले एनिमल हैं, वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो वैसी कंडीशन में वो जो डिजॉल्व वाटर है उसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर, उसी को यूज करते हैं। और पानी के अंदर जनरली एक फ्रेश वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, 4% ऑक्सीजन। Activity 5.6. Observe fish in an aquarium. They open and close their mouths and the gills, slits or the operculum, which covers the gill slits, and behind their eyes also open and close. Are the timings of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner? Count the number. ठीक है, माउथ, जैसे अगर आपने देखा होगा तो जो फिश होती हैं कुछ इस तरीके से, देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो जैसा बन रहा है आप उसे समझ सकते हैं। इस तरीके से अगर आपकी एक फिश होती है, ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स। क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। और जो फिश होती है वो अपने माउथ को और गिल्स को कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े देर के बाद क्या करेगी, ओपन करेगी। और ये क्या करते हैं, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको इनटेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, इतना आज के लिए हम रखते हैं। आगे जो आपका मेन टॉपिक है, अब वो मेन टॉपिक आ रहा है तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कल के लिए रख रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम। ठीक है।